आज का हमारा टॉपिक है एस्थमा इन चिल्ड्रन। क्या बच्चों में भी एस्थमा होता है सर? ये तो बड़ी नई सी बात है। अपूर्वा, 15 से 20% बच्चों को अस्थमा है और पूरे वर्ल्ड का यही डाटा है। और जनरली बच्चे ना ऐसे अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, घर पे नेबुलाइजर लेते रहते हैं, अनप्लान्ड तरीके से ट्रीट करते हैं, इसलिए सही नहीं हो पाते। और कुछ बच्चे टीबी की दवाई भी खा लेते हैं, कुछ को प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बता दिया जाता है। मोस्टली ये बच्चे एलर्जी वाले होते हैं और इनको अस्थमा की प्रॉपर ट्रीटमेंट से आराम मिल जाता है। जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो 3-4 दिन थोड़ी ज़्यादा दवाई दी जाती है, उसके बाद मिनिमम दवाई पे वो सेटल होते चले जाते हैं। अच्छा सर, फिर इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को एस्थमा है? देखिए, आपको ना इसका सस्पिशन हो सकता है, जैसे जिन बच्चों को बार बार खांसी हो रही है कि 5-6 दिन खांसी रही है और खांसी सही होने के बाद लंबा समय ले रही है, या बच्चे को रात के समय 12 बजे के बाद ज़्यादा खांसी आती है, अर्ली मॉर्निंग खांसी आती है, बच्चा छींकता रहता है, नाक के अंदर उंगली चलाता रहता है, या साइकिल चलाने पे खांसी आती है, जीना चढ़ने पे खांसी आती है, या उसका सांस फूल जाता है, भागते दौड़ते उसको खांसी आती है, हंसते रोते खांसी आती है, और जनरली खांसी सूखी खांसी होती है। तो ये अस्थमा के सिम्टम हम सस्पेक्ट करते हैं और इसमें ही पता चल जाता है। जैसे आजकल नेबुलाइजर बहुत कॉमन है, तो कुछ लोग बच्चों को नेबुलाइजर देते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। या बच्चे का जो चेहरे पे एक पेन झलक रहा होता है, बच्चे के चेहरे पे जो एक चिंता झलक रही होती है, नेबुलाइजर देने से एकदम क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब इस बच्चे को अस्थमा या अस्थमा लाइक इलनेस है। सर, कोई टेस्ट है क्या मार्केट में जिससे हम पता कर सके कि हमारे बच्चे को एस्थमा हो गया है? देखिए, 5 साल से नीचे के बच्चे के लिए सिर्फ हम पे एक ब्लड टेस्ट है, हीमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी ऐसा, जिसके अंदर स्नोफिल की मात्रा कभी कभी बढ़ी भी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है जिसकी स्नोफिल की मात्रा 4 से कम है तो उसको अस्थमा नहीं हो सकता। तो ये कोई टेस्ट इनफैक्ट है ही नहीं। दूसरा टेस्ट बहुत सारे डॉक्टर आईजी लेवल कराते हैं, जबकि आईजी लेवल का जो बॉडी की रिएक्शन का टाइम है, प्रॉपर बनने का टाइम है, वो भी 5 साल है, तो वो भी टेस्ट बेकार है। 5 साल के बच्चों के बाद आप स्पायरोमीट्री कर सकते हैं, जैसे तारा किट पे हम स्पायरोमीट्री करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न के आते हैं। अभी अभी मैंने 1 घंटा पहले एक बच्ची को देखा जिसको सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न निकला, और उसकी कंप्लेंट सारी अस्थमा वाली थी, बट स्टेथोस्कोप लगा के मुझे वो अस्थमा नहीं लगा था। तो बट उसकी मदर ने, जो हमने उससे एक चार्ट भरवाया, वो उसकी अस्थमा की स्कोरिंग पॉजिटिव थी, तो हमने उसको अस्थमा की लाइन पे डाल दिया। ये एक बहुत सरप्राइजिंग बात है, जो डॉक्टर स्पायरोमीट्री नहीं करा रहे होते वो अस्थमा को मिस कर जाते हैं, बिकॉज स्पायरोमीट्री कई बार साइलेंट चेस्ट में भी पकड़ी जाती है, बीमारी को पकड़ के दे देती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्पायरोमीट्री एक इसका बहुमूल्य और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो हम 5 साल की उम्र के बाद बच्चे का कर सकते हैं। सर, फिर इसका इलाज क्या है? हम कैसे बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं एस्थमा में? अरे, इलाज तो बहुत सिंपल है इसका। आपको एक्सेप्ट करना होगा। पहली बात तो आप अपनी बीमारी को समझें कि एक लंबी बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, जिसके अंदर हमें ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय तक देना होगा। जो बच्चे इन्हेलर लेने में असक्षम है या इन्हेलर ठीक से लेना नहीं जानते, तो उनको नेबुलाइजर के थ्रू हम ब्यूटीकॉट या फोराकॉट टाइप की दवाइयाँ देते हैं। और वो बच्चों को थोड़ा, उसका एक प्लानिंग है, एक तरीका है देने का, उस तरीके से देके बच्चे ठीक हो जाते हैं। सर, आपने तो इन्हेलर की बात कर दी, पर हम तो सुनते आए हैं कि इन्हेलर की आदत पड़ जाती है, फिर तो हमारा बच्चा कभी ठीक ही नहीं होगा। ये एक बिल्कुल अपूर्वा मिथ है। इन्हेलर से कोई आदत नहीं पड़ती। मैं पिछले 25 साल से बच्चों में इन्हेलर यूज करता हूँ, और मुझे पेरेंट्स एक एक डेढ़ डेढ़ साल में, जब उनके बच्चे सिम्टम्स रिलीफ हो जाता था, तो वो मुझे इन्हेलर दे जाते थे, ये डॉक्टर साहब किसी और बच्चे को दे देना, हमारा बच्चा ठीक हो गया है। और ये वो बच्चे थे, खूब एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, खांसी में टीबी की दवाइयाँ खिला खिला के मेरे पास आते थे। क्योंकि मैं एक नया डॉक्टर था, तो मेरी बात को एकदम स्वीकार नहीं करा जाता था, और पुराने डॉक्टर उसके पास से आते थे। और पहले एक ट्रेंड था, चलन था, एक्सरे भी नहीं कराते थे और टीबी की दवाई दे देते थे लोग। सर, आपकी बातों से तो लग रहा है कि कल का हमारा टॉपिक आज ही कवर हो गया, जो था एलर्जी। सर, एलर्जी और अस्थमा दोनों सेम चीजें हैं क्या? बच्चों के केस में आप काफ़ी हद तक सही कह रही हो अपूर्वा, एलर्जी और अस्थमा सेम चीज़ें हैं। 20% बच्चों को इमोशनल अपसेट होने की वजह से भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। यही कारण है एग्जाम सीजन के दौरान, जबकि दो चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, कि वायुमंडल में चेंज आ रहा होता है, पॉलन ग्रेन्स में, डस्ट में चेंज आ रहा होता है। जैसे मार्च अप्रैल में फसल कटने का टाइम है, ऐसे ही अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में भी सेम टाइम है, तब जो है बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, और वही टाइम कोइंसाइड करता है इस एग्ज़ाम के साथ। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी बच्चों के अंदर अस्थमा प्रेसिपिटेट कर देता है। तो इसी कारण बच्चे एग्ज़ाम के दौरान जो जिन बच्चों में अस्थमा की टेंडेंसी है,
बहुत बच्चे दिखाने के लिए आते हैं। तो मेरी सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन्हेलर से बिल्कुल ना डरें, और जैसे आपके डॉक्टर कह रहे हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए, और इन्हेलर वो खुद ही छुड़ा देंगे। सर क्या सभी बच्चे 1 डेढ़ साल में सही हो जाते हैं अस्थमा से? नहीं अपूर्वा, इसके 3 फिनोटाइप हैं। जो तीसरा फिनोटाइप है जिनमें एटॉपिक मार्च होता है, जिनके गालों पे एलर्जी है, जिनकी एल्बो पे एलर्जी है, या जिनकी नी जॉइंट के पीछे जो हिस्सा होता है पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं, जहाँ वहाँ पे एलर्जी है, या उनकी बॉडी पे काफ़ी स्किन एलर्जी है, वो बच्चे थोड़ा लंबा समय लेते हैं, और हो सकता है उनको बड़े होके भी अस्थमा का ट्रीटमेंट लेना पड़े या एलर्जी का ट्रीटमेंट लेना पड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, इसको प्लीज़ शेयर करिए ताकि हम जो एक अच्छे कॉज के लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारे लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। थैंक यू।